इस बता दो कि किस पर्सोना में किस वक्त क्या काम करना है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्री ऑफ थॉट्स। इतना इसको रखते हैं। फिर उसके बाद रिएक्ट लिखा रीजन एंड एक्ट। कोई भी काम करने से पहले 10 दफा सोचें, ठीक है। हमें अक्सर बड़े ये कहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी काम करने जाए, ठीक है, तो लाजमी उसके ऊपर रीजनिंग और मशवरा लें दूसरे से। रीजनिंग का मतलब ये है ना कि मशवरा लें। कोई नहीं है तो आप दीवार से मशवरा लें, लिटरली आपको बात बताऊं, ठीक है। मशवरा का मतलब अपने आप से बात करके, यार ये मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ ये सही है नहीं, तो अपने आप से ही इसको एनालाइज। तो कोई भी काम करने जा रहे तो रीजनिंग, अब ऐसा नहीं हर काम में आप रीजनिंग करते हैं। सामने गाड़ी आ रही, आपने हैंडल मोड़ पे आप रीजनिंग करते हैं, ऐसा नहीं हर काम के लिए रीजनिंग नहीं करनी, लेकिन बहुत सारे काम है जिसमें आपको रीजनिंग करनी है, ठीक है। जिंदगी में क्रिटिकल डिसीजन हो, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे मुश्किल क्रिटिकल डिसीजन, आपकी शादी होने जा रही है, अभी शादी करनी है, सवाल भाई अपने एजेंटी की दुनिया में आप इस वक्त मौजूद हो, तो आपके पास अभी शादी करने का टाइम है, अभी तो दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं, कहीं जाने का टाइम नहीं, तो अभी आप अपना डिसीजन पोस्टपोन करें। जब तक आप एजेंटी के एक्सपर्ट नहीं बनते, आप टोटली फोकस इसके ऊपर करें, और जब आप एजेंटी के एक्सपर्ट बन जाए, फिर आप डिसीजन लेने जो आपको करना, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, खुद खुशी से खुशी करिए, ठीक है। तो रिएक्ट का मतलब है रीजनिंग एंड एक्ट। कोई भी एक्शन करने से पहले क्या करना है आपके दोस्तों, रीजनिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो अब आप ये देख लें कि रिएक्ट रिसर्च पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो सारी चीजें मैंने बताई, मैंने स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया। अब वो बुलेट पॉइंट खुद एक्सप्लोर करें, खुद पढ़ें। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, जल्दी से देखिए, बहुत कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से खत्म कर दूँ, लेकिन ये खत्म नहीं होने दे रहा, 3 मिनट होने वाले। अच्छा, फिर हमारे पास है ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ऑटोमेट देखा तेरे को देखिए, ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, आपका एजेंट, आपने ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा है कि जो टास्क है उस टास्क के मुताबिक खुद प्रॉम्प्ट लिखो, ठीक है। इस तरह की टास्क हो सकती है कि कोई भी अगर मुझे कोई लर्निंग करने के लिए, तो उसकी प्रोफाइल को एनालाइज करके उसको किस लेवल की चीजें पढ़ानी, एमसीक्यूज वाइज प्रोफाइल को एनालाइज करने करके उस वक्त के हिसाब से आप क्या करो, प्रॉम्प्ट लिखो और उसके मुताबिक एमसीक्यूज जनरेट। अब जैसे आपने कहा कि ये चीज आती है, तो जिस बंदे को पाकिस्तान में आप मिलो, वो कहते हैं कि यार मैं तो डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। अभी मैं किसी शादी में गया दोस्त की, तो खैर मुझे तो नहीं पता था मैं क्या काम करता क्या नहीं, तो अब वो बंदे मुझसे मिले, उन्होंने IIM से ग्रेजुएशन करी और EFU के अंदर माशाल्लाह कोई डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट थे। तो अब मेरा एक्सपर्टीज, मेरा डोमेन है, मैंने अच्छा खासा काम किया हुआ। फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ PBA किया हुआ, बंदा बिजनेस एनालिटिक्स का काम करे, तो क्या काम करे, ठीक है। तो उसका डोमेन नहीं है, लेकिन वो डेटा एनालिसिस का मैंने 2-3 बिग डेटा, बिग क्यूरीज, पावर BI, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, पाइपलाइंस, कुछ थोड़े से नाम लिए, तो वो भी परेशान हो गए कि यार काम करें, ठीक है। तो कहने का मकसद है, आप पाकिस्तान में जिससे मिलेंगे वो आपको डेटा साइंटिस्ट मिलेगा, ठीक है। वो आपको डेटा एनालिटिक्स का एक्सपर्ट मिलेगा, वो जनरेटिव AI का आपको एक्सपर्ट मिलेगा। तो बात मैं सोचता हूँ मुझे आती है नहीं आती, ठीक है। लेकिन जब आप 2 से 3 सवाल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले को कितना। अच्छा, तो यहाँ पे जो बताने का मकसद है कि ऑटोमेट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हमें क्या फायदा होता है कि आपकी प्रोफाइल एनालाइज करके आपके मुताबिक प्रोसेस करना। तो अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, तो मसला है हमारा ये सिस्टम है जो आपकी प्रोफाइल एनालाइज करता है, आपने जो चीज़ें कही आप हाजिर। मैं कह रहा हूँ एडवांस लेवल का इससे सवाल करने, मेरे पास तो सारा डेटा मौजूद है, तो वो कह रहा है डेटा एनालिटिक्स बहुत सारी चीज़ें पता। अब जब चीज़ें पूछी सर ये मैं सीखना, अच्छा दूसरी चीज़ पूछी सर अब ये इस्तेमाल करना हम लोग सीख रहे हैं,
तो उसमें एक के लिए कॉम्प्लेक्स क्यूरी आ गई, मैं कॉम्प्लेक्स क्यूरी का भी तरीका नहीं पूछा, क्यूरी देना क्यूरी, वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूरी हम लिख भी नहीं सकते, पहले की लिखी नहीं होती है, तो एक हफ्ता लग जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखने में। तो अब मेरा कॉम्प्लेक्स क्यूरी वाला लिख ले दो, बोले जी मैं लिख लेता हूँ, अच्छा ठीक है आती होगी। फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं किया, तो बस मैं नहीं। तो कहने का मकसद है कि अगर हम ऐसा एजेंट बना दें कि एचआर एनालाइज करने के लिए हमारे पास सीवीज आता, तो लोग हमारे सिस्टम पे आके क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर। अब क्या होता है, एचआर के पास सीवी आती है, सीवी के बाद इंटरव्यू करते हैं, वो एनालाइज करता है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं इसको हायर करना है या नहीं। हमने सिस्टम बनाया कि सीवी में जितना कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से एक एडवांस लेवल का क्या करो, आप जनरेट करो कोई भी एमसीक्यूज, 10 सवाल या 20 सवाल, और उसका वो एमसीक्यूज जो है वो हाथों हाथ ले 10 मिनट 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमारा एआई सिस्टम एनालाइज करके हमें बता देगा कि सीवी को आगे फॉरवर्ड करना है नहीं। तो कितनी हम लोग चीजों से बच जाए। इवन अभी देखो क्लास में शुरुआत में माशाल्लाह पूरा ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम एचआर के लिए बनाया है, जिसके अंदर एजेंट, तो कल मुझे डेमो करवाया सब, मैं 2-3 हफ्तों से इसमें लगा हूँ। तो उसमें क्या है, कोई भी सीवी आप अपलोड करते हो, ईमेल पे आपके पास कोई पोस्ट करते हो, जितने लोग सबमिट करवाते हैं उनकी सारी सीवी को एनालाइज करके प्रोसेस करके और उसका एमसीक्यू, इवन उसके पास कॉल भी जाता है एआई एजेंट, तो कॉल वाला ने किया तो उसके बाद कॉल जाती है, और कॉल जो होती है सवाल करके उसको इंटरव्यू करके और हमें यहाँ पे उसकी समझ में ला के भी देते हैं। तो मीन्स या तो आपने ऑनलाइन ले लिया, उससे कॉल करके बात भी कर ली, उसकी क्या चीज़ें आती है या नहीं, उसको जज भी कर दिया, सारी चीज़ें हमारे पास आते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस जो कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में हर चीज़ ऑन बोर्ड हो, ठीक है, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने लगे पूरा प्रोसेस। तो इतना लंबा प्रोसेस है, जबकि मेरी हायरिंग बहुत अर्जेंट होती है, क्रिटिकल उसमें डालनी थी कि रिसोर्स होनी चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 6-6 महीने बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर क्या होता है, ऑनबोर्डिंग में लगता है, अप्रूवल होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, एचआर का प्रोसेस। हाँ, तो वो हम सीखेंगे, टीवीओ वगैरह वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ब्लैंड वर्क भी हमारे पास मौजूद है। तो आपने जो पूरा सिस्टम बनाया ठीक है, इसे इंटीग्रेट करके आपने सीवी एनालाइज की, प्रोफाइल बनाए और उसके लिए 3 क्वेश्चंस बनाए, आपने कॉल की, वो 3 क्वेश्चन पूछे, उसका जो आंसर आया उसकी समरी बना के डेटाबेस में आया। तो फाइनल मेरे पास पूरी उसकी कि इस बंदे को ईमेल दी है, इसने ये ऑनलाइन क्विज दिया है, कॉल के ऊपर उसने ये एनालाइज किया है, इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या, सब कुछ मेरे पास आ। तो जो एचआर पूरा प्रोसेस करता था, वो प्रोसेस हमारे सिस्टम में हैंड ले लिया, बस एक पोर्टल मौजूद है, बंदे को हायर करना है या नहीं। तो मुझे जो 500 बंदे के ऊपर फिल्टर लगाना पड़ता था, ह्यूमन रिसोर्स लगा के, कॉल लगा के, वो सारी चीजों से अब मेरे पास सिर्फ 10 लोग आ रहे हैं और सिस्टम से फिल्टर हो गया। तो 500 लोगों को फिल्टर करने की मेरी एचआर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही थी, 85 आ रही थी, क्योंकि हर बंदे के लिए 3-4 लाख सैलरी थी, ठीक है। तो 10 बंदे भी मैंने रखे हुए हैं 5 लाख के हिसाब से, तो 50 लाख मेरे जान, ठीक है। एचआर के टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, फाइनल डिसीजन मेकिंग कर, ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास में 50 लाख 60 लाख बच भी जाए, और वही काम यार $20 को। हाँ वही किससे जी जी हो गया। नेक्स्ट वन ठीक है, अभी जो प्लीज आपको पास कर उसकी कोशिश करें। और इवन देखो इतनी दूर भी नहीं है, आपकी जो वेब है उसके अंदर टेबल वगैरह और इंटीग्रेशन वगैरह सारी हुई भी है, जाके देख लो। एपीआई से उसको कनेक्ट तो करना है, वो कर लो, आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंतजार नहीं करो किसी चीज, पता चल जाए इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो, इसलिए का रूल बना अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। देखो आपको साइकिल चलाना पसंद है तो साइकिल खुद तो चलाओ, पता तो है ना साइकिल मिट्टी का है, तो हमने आपको गाइड कर दिया, कोई स्टार्ट करो, माइंड जो भी आइडिया है, जब तक आप वहाँ जाओगे तब तक आपका एक एमबीपी होगा, एक स्टार्टअप टाइप चीज होगी, और हो सकता है आप पता नहीं कितने लाइक ऑर्गेनाइजेशन को बेच भी हो, ठीक है। और उससे मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे, एक दफा बेचने वाला काम मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, ताकि हर एक आपके इदारे से समझता हूँ 10 लाख 15 लाख आपकी कंज्यूमर, ठीक है, या तो एक दफा बेच के आप 50 लाख में बैठ जाए,
और हर महीने आप सब्सक्रिप्शन उनको दे देते। मैं 50 लाख की दूंगा, आप 5 लाख सब्सक्रिप्शन ले तो 10 ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाए तो आपके 50 लाख मंथली आना शुरू हो। तो कोई प्रोजेक्ट है एचआर का ही अगर आप करना चाह रहे हैं तो शिदात डेवलपमेंट 2 के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो सिस्टम बना के हम सब्सक्रिप्शन बेस और बेस बेचें, ठीक है, तो आप लोग भी बेचें, ठीक है, हम तो आइडियाज आपको दे सकते। आगे आगे आप हमारे कॉम्पिटिटिव करेंगे इंशाल्लाह तो बाजार में मार्केट में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आइडियाज इंटीग्रेशन और उसके बाद ठीक है टारगेट स्टेप्स पता चल गया, चीजें हो गई। तो हमारे पास एक चीज आती है APE, ऑटो प्रॉम्प्ट इंजन, ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट इंजन, इससे चीजें बड़ी आती हैं। अच्छा फिर हमारे पास है कोड प्रॉम्प्टिंग, ये तो आपको पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं। कोड जनरेट करवाने के लिए क्या लिखते हैं आप, प्रॉम्प्ट, उसको हम क्या कहेंगे, कोड प्रॉम्प्टिंग। तो इतना ही काफी है कोड की प्रॉम्प्टिंग करवाते हैं। मल्टी मोडाल प्रॉम्प्टिंग, पिक्चर्स, ऑडियो, इमेज वीडियोस की प्रॉम्प्टिंग करवाना, तो आप मल्टी मोडाल प्रॉम्प्टिंग जो है वो भी परफॉर्म करवा सकते हैं। आखिर में मैंने बता रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छा अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, ये सारी वो चीजें जो हम पढ़ते हैं टॉप से हम। अच्छा थिंकिंग इज कीज, ठीक है, तो वो जो थिंकिंग के बारे में टॉप पे उसमें बता रहे हैं चीज। वर्टेक्स एआई स्टूडियो एक्सपेरिमेंटेशन जितनी इन्होंने आपको प्रॉम्प्ट लिखने की सैंपल्स दिए वो आप हमें चला सकते हो वर्टेक्स एआई स्टूडियो। पहले आपके पास एआई स्टूडियो था, गूगल क्या है वर्टेक्स एआई स्टूडियो भी, ठीक है, तो इसको भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है प्रोवाइड एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए प्रॉम्प्टिंग है। डिजाइन विद सिंपलिसिटी, सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आप प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर रहे हो बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपने कहा लाइक प्रोफेशनल जो भी इसकी स्किल सेट है वो एक्सट्रैक्ट करो इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि उसने कहा मुझे लाइक बुक पढ़ना पसंद है, हॉबीज के अंदर होता किसी को नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, चलेंगे मान लेते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें आपने लिखी हुई होगी इनको पढ़ता ही नहीं। अब तो सर हॉबीज वगैरह भी पूछता ही नहीं, आपको लिखना भी कुछ नहीं, आपके ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट या टेक्निकल डिपार्टमेंट को क्या कर सकते, ठीक है। तो अब मैं तो नहीं देखता कि किसी सीवी के अंदर कोई हॉबीज वगैरह आप डालते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन सीवी एनआईसी नंबर, इसका क्या काम है, उस एनआईसी नंबर में क्या करेंगे जब मैरिटल स्टेटस, अब तुम्हारे मैरिटल स्टेटस का चार होगा आप शादी को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो पर्पस ये है दोस्तों वैलिड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो वैलिड इंफॉर्मेशन आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा फिर उसके बाद क्या है डिजाइनिंग सिंपलिसिटी के बाद है बी स्पेसिफिक अबाउट आउटपुट। तो आपने स्पेसिफिक कहते हैं कि 3 चीजों को ध्यान से चाहिए, बस बाकी चीजें ना, बंदे का नाम, उसके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और आखिर में क्या आता है उसके सेट ऑफ स्किल्स। मुझे 3 चीजें निकाल के दो, बाकी जितनी चीजें मैंने काम की तो मेरे पास जितनी भी सीरीज आती हैं मैं 3 इंफॉर्मेशन निकालता हूँ उसके बेस पे सॉर्ट आउट करता हूँ। अच्छा फिर उसके बाद क्या है यूज इंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्ट, तो सिस्टम फॉर्म कॉन्टेक्चुअल फॉर्म सारी चीजें इसमें भी यकीन है। कंट्रोल मैच टॉपिक देन आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, रियल के जरिए हम आउटपुट इस टॉपिक को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज वेरिएबल इन प्रॉम्प्ट, ये बड़े काम की चीज है। एफ स्ट्रिंग बना देना तो आपका यूजर लॉगिन होता है कासिम, तो कासिम का पूरी प्रोफाइल का जो डेटा है, कासिम की डेट ऑफ बर्थ है, कासिम क्या चीजें लाइन करता है, कासिम ने लास्ट यानी वीक में कौन कौन सी चीजें खरीदी, ठीक है। तो अब क्या होगा कासिम लॉगिन हुआ तो कासिम की भी इंफॉर्मेशन चली गई। अगर हमजा लॉगिन होते हैं तो हमजा की इंफॉर्मेशन चली गई, तो वो इंफॉर्मेशन जाने के बाद अब मेरा जो रिकमेंडेशन या प्रॉम्प्ट इंजन है या जो भी हमने प्रॉम्प्टिंग की हुई है कि हमें यूजर जो है उसका ये डेटा है उसके मुताबिक उसको रिकमेंड करना है, उसको कोई चीज सेल करनी है या उसे पढ़ाना है। तो अब जो भी लॉगिन होगा तो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम जो बन रहा है तो वेरिएबल की जरिए जो बंदा लॉगिन होगा उसको प्रोफाइल के नेटवर्क पे चले जाएगा और उसके हिसाब से एड कहां से बात होगा तो वो वेरिएबल के जरिए हम करेंगे। एक्सपेरिमेंट विद इनपुट फॉर्मेट एंड राइटिंग स्टाइल, तो वो हमें पता है कि राइटिंग स्टाइल क्या होगा,
few short learning, prompting, classification का subjects जो भी हमने classification, summarization और वो चीजें की वो सब कुछ adopt model updates तो models की क्या updates हैं थोड़ा check कर लेते हैं तो इसको क्या adopt अच्छा जी तो इससे हम टॉप ऑफ चेंजेस आर्किटेक्चर डेटा कैपेबिलिटीज आप जो भी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है चैट जीपीटी तो जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर ठीक है जीपीटी ठीक है क्या है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर इसी तरह हमारे पास क्या है जेमिनी वो भी आर्किटेक्चर ठीक है इसी तरह और भी हमारे पास मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर्स इस्तेमाल करके ही बनाए हैं तो जनरल पर्पस हमें पता होना चाहिए उसमें कहाँ तक का डेटा इस्तेमाल किया है कि इमेज डेटा वीडियो ऑडियो इमेज पे किसने ट्रेन किया हुआ है और उसकी कैपेबिलिटीज जैसे मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी से कह रहा हूँ वीडियो क्रिएट कर दो उसकी कैपेबिलिटीज है नहीं वो कैसे करेंगे फिर उसके बाद क्या है एडजस्ट फॉर न्यू फीचर्स तो जब भी नए फीचर्स आएंगे जैसे कि उन्होंने जैसे इनपुट जैसे आउटपुट और उसने चैट जीपीटी 4.1 ने हमें क्या दिया दोस्तों जैसन एक्सिमल और माउंट तो हमें पता हो कैपेबिलिटीज क्या है तो उसके मुताबिक हम अपने प्रॉम्प्ट का एडजस्ट करेंगे यूज योर लाइन व्हाट इज एआई फॉर स्टोरेज एंड टेस्ट तो व्हाट इज एआई से फायदा जितनी समाधान करेंगे अपने एलिमेंट कॉन्सेप्ट को कैसे तो ये भी आपकी बैकएंड के ऊपर चीजों को ट्रेस करना या सेट तो ये चीजें मैं अडॉप्ट करना होगी फिर एक्सपेरिमेंट विद आउटपुट फॉर्मेट आउटपुट जेसन जो भी हमारे पास क्या होता है जेसन प्रिपेयर को पार्सल ही होगा उसके जरिए पार्सल जेसन जनरेट नहीं होती तो वो रिपेयर क्या वो दोबारा से फिर चला के जो रिपेयरिंग चीजें ले लेते हैं उसके ऊपर काम करता है वर्किंग विद स्कीमा के ऊपर हमने काम किया है इनपुट आउटपुट स्कीमा अपने एजेंट्स के अंदर जो इनपुट टाइप स्ट्रक्चर आउटपुट टाइप है ना तो आउटपुट टाइप में हम दो तरह के क्लासेस पास कर सकते थे पाइडेंटिक और दूसरी क्या थी दोस्तों पाइडेंटिक के अलावा डेटा क्लासेस ठीक है दोनों आर्किटेक्चर पास की जा सकते हैं फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट टुगेदर विद अदर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप जो किसी टास्क पर काम करो तो दो तीन प्रॉम्प्ट इंजीनियर बेस के ऊपर टास्क काम करो तो भी तो दो तीन प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स यदि काम करें जिसके सबसे बेस्ट रिजल्ट और प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें तो इससे क्या हो जाता है वैलिडेट हो जाता है कि यार हम सब इसमें मिलके जुलके काम करें उसके बाद क्या है चैनल थॉट्स बेस्ट प्रैक्टिस है ये हमें पता है तो चैनल थॉट्स हमें आती है डॉक्यूमेंट्स वेरियस फॉर्म अटेम्प्ट्स तो अब ये भी इसने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई क्या है डॉक्यूमेंट वेरियस फॉर्म अटेम्प्ट्स आप जो प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो मैंने प्रॉम्प्ट नंबर 1 किया उसका आंसर दिया फिर मैंने अपडेट किया उसका आंसर दिया तो आपके पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है किसी भी जगह पे तो इसने क्या बताया कि डॉक्यूमेंट वेरियस फॉर्म अटेम्प्ट्स इस तरह क्लिक करिए क्या क्या बता रहा है ये सारी टेक्निक्स आपको बता रहा है क्रोशेट फॉर लर्निंग ओवर टाइम आपके मतलब जितने प्रॉम्प्ट्स लिखे होंगे हिस्ट्री आपके पास मौजूद होगी आपको पता है कि आपने किस लेवल की चीज करी या किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं फ्रॉम आउटपुट डिफरेंट क्रॉस मॉडल सेट रिक्वायर्ड एंड कैन बी वर्जन तो आपको ये पता है कि हमने मुख्तलिफ टेंपरेचर चीजें चेंज की थी तो हमारा रिजल्ट क्या है ये पता चल जाता है यूज टेम्पलेट्स गूगल शीट तो ये बोला है गूगल शीट का टेम्पलेट बनाओ और चेक कर लेते हैं गूगल शीट का क्या टेम्पलेट बनाना है कॉलम वाला होंगे इसमें क्या क्या है टॉप से लिखते हैं मॉडल क्या हम क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं ठीक है टास्क का नाम होगा ये गोल हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं मॉडल कौन सा इस्तेमाल किया टेम्परेचर क्या है टॉप लिमिट क्या है टॉप पी क्या है टॉप पी क्या है फुल ड्रॉप क्या है फुल आउटपुट क्या बात ये टेक्निक आपको बता रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो भी आप टास्क करो तो अपनी एक एक्सेल की शीट बना लो उसके अंदर ये प्रोग्रेस बना लो ये सेटिंग जो आपने डाली हुई है जो मॉडल के नाम डालेंगे जुड़ना है चैट जीपीटी और फिर कंपैरिजन तो आपके सैम फॉर्म मुख्तलिफ मॉडल से चला है जिसमें सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसको आप क्या करो सेलेक्ट करो
उसको वोट दे दो और फाइनल बेस के ऊपर आप देख लो कि यार सब चीजें करने के बाद सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली सेटिंग मॉडल्स कौन सी है, फिर वो सेटिंग की बेस के ऊपर फाइनलाइज। तो अब आपके पास पूरा एक्सपेरिमेंट मौजूद है, तो ये आपके पास काम करने का तरीका नहीं होता। आई थिंक हम में से कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जाकर प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो इस तरह हम लोग काम करें, ठीक है। तो ये कॉल्स कैबिनेट्स बना लेंगे और इस तरह हम अपनी चीजों को नोट डाउन करेंगे। अच्छा फिर क्या है ट्रैक वर्जन रिजल्ट, तो हम अपने आउटपुट को देख लेंगे। आउटपुट में क्या है ओके नॉट ओके सम टाइम ओके और फीडबैक हम पूछो, तो तीन तरह के फीडबैक इन्होंने दे दिए। ओके का मतलब बिल्कुल परफेक्ट, नॉट ओके का मतलब बिल्कुल ही रॉन्ग, और कुछ आपका पार्शियल आंसर एकदम सही दिख रहा है, तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं कर पा रही कि ओके या रॉन्ग। और इसके अलावा कोई और फीडबैक देना चाहिए तो वो प्रॉम्प्ट से अंदर देना। फिर है लिंक टू सेट फ्रॉम इन वर्टेक्स एआई स्टूडियो। अब पूरा मैंने बताया होगा कि वर्टेक्स एआई स्टूडियो में ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं गूगल शीट वगैरह खुद बना के दे रहे हैं। तो ये मैं मार्केटिंग कहना चाहता हूं कि अंदर वर्टेक्स एआई की ये सारे काम जो मैनुअली इतनी मेहनत से करोगे हम ऑटोमेटिक करेंगे। जब इसने क्या ऑप्शन दे दिया कि वर्टेक्स एआई स्टूडियो का तो एक्सेल शीट खुद बना दो, ठीक है। तो कुछ आसानियां दिखा रहे हैं लेकिन ये अपने पास आपको कैप्चर करना चाहिए। फॉर रैक सिस्टम कैप्चर क्यूरी चंक सेटिंग वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगी। सेट फ्रॉम इन सेपरेट कोड बेस फाइल, तो ये कह रहा है कि हर प्रॉम्प्ट की कोड बेस में या तो कोड बेस के अंदर ही एक फाइल बना प्रॉम्प्ट नंबर 1 प्रॉम्प्ट नंबर 2 प्रॉम्प्ट नंबर 3 और उसका एक्सेप्ट नाम नंबर डाल के जब भी आपको चेंज करना हो कि इसकी रिजल्ट आए थे अब आपका माउस कहता है कि मुझे दिखाओ है डायरेक्ट के रिजल्ट चलाओ करो मेरी इसकी वीडियो पर, तो अब क्या करें यार वो सेटिंग हो गई, ठीक है। फिर दोबारा साथ सेट कर दो। तो उससे बचने का तरीका क्या है सारे प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो हैं वो आपने प्रॉम्प्ट नंबर 1 2 3 जो भी नाम के साथ डाले हुए तो आप इस फाइल का नाम चेंज किया और उनसे डायनेमिक हो जाएगा। तो इंपोर्ट बेस के अंदर आप अपने प्रॉम्प्ट क्या करें टेक्स्ट फाइल जो भी तरीका हमारे पास होगा उस फॉर्मेट में सेट करें। रिलाई ऑन ऑटोमेटेड टेस्ट एनिमेशन, तो हमें ऑटोमेशन टेस्ट करना हो और उसके अंदर बहुत सारी हमारे पास टेक्निक है बिल्कुल और वो क्या नाम है दूसरी टेक्निक है छोड़ अभी इसको कर दी जाए। अच्छा तो फिर हमारे पास क्या है वैल्यू होती है। अच्छा रिलाई ऑन ऑटोमेटेड टेस्ट एंड एनिमेशन है आइटरेटिव प्रोसेस और आइटरेटिव प्रोसेस क्राफ्ट जो भी आप यानी प्रॉब्लम लो उसको टेस्ट करो उसके रिजल्ट क्या है एनालाइज करो हमारे मुताबिक आप ही नहीं यानी उसको डॉक्यूमेंट करो और उसको रिफाइन करो। ये आपके पास पूरा आइटरेटिव प्रोसेस है जिसको कर करके आप अपना डिजाइन आपको हासिल करो और आपके पास डॉक्यूमेंटेड होता है। अच्छा इसमें क्या है वर्टेक्स एआई के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाता है तो वर्टेक्स एआई में जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे पूरी गूगल शीट आ जाएगी जो कि फाइनल आपका रिजल्ट कोई वो नहीं हम अपनी अलग से बना देंगे मेहनत करने के तो मशीन काम दिए तो हमें वेंडर लॉकिंग की तरफ अभी नहीं जाना। गूगल आपको कोशिश कर रहा है कि थोड़े से फीचर्स दिखा के आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं कौन करेगा कौन नोट करेगा वर्टेक्स एआई फिट कर दिए तो लिंक कर दो डायरेक्टली, तो फिर हम उससे बचने के लिए हम देखेंगे कि एआई स्टूडियो से कैसे लिंक करें, ठीक है। चैट जीपीटी या दूसरा मॉडल कैसे करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरियस फ्रॉम अटैक्स ये टेक्निक्स की आप इस्तेमाल करनी है। सीओटी चैनल फॉर बेस्ट प्रैक्टिस उसने बताई हुई क्या करनी है मुख्तलिफ इंजीनियर्स के साथ काम करके की सारी चीजें आपने फाइल्स बनानी है 2-3 लोग मिलकर आपस में काम करें। चैनल थॉट्स क्या है क्या चैनल थॉट्स होना चाहिए उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वर्किंग विद स्कीमा इनपुट और आउटपुट के स्कीमा हमारे पास फिक्स होना चाहिए। और फिर क्या है हमारे पास जेसन रिपेयर कानून जेसन कन्वर्ट भी हो पाएंगे कि पार्ट्स है तो जैसे कि रिपेयर इन्होंने कुछ बनाया वो जैसे में आपकी रिपेयरिंग कर देगा उस फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट विद फॉर्मेट्स तो गूगल फॉर्मेट्स होंगे उस पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एडॉप्ट मॉडल अपडेट्स तो जो भी अब आपके पास फॉर्म 3 की नई टेक्निक्स हैं मॉडल से रिलेवेंट जैसे कि चैट जीपीटी 4.1 की आई है उसको आप देखिए और ये सारी चीजें आपके पास है उसको देखिए। आई थिंक अब क्या रहेगी आखिर टॉपिक यही है। हाँ अब हम बात कर रहे हैं समरी, तो समरी टेक्निक
अब हमें हमजा करवाना है। अच्छा जी, तो बड़ी डिटेल में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में देखा कि जेमिनी के अंदर आप किस तरह से अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो कर सकते हैं। एट द एंड हमारे पास समरी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस करी है। तो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हम कोई एग्जांपल नहीं देते, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उसकी बेस पर हमारा जो LLM है वो रिस्पॉन्स करता है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग हो गया, जिसके अंदर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देते हैं प्रॉम्प्ट देने से पहले कि भाई जो भी आप आंसर देना किस तरह का देना, तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आ गया। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम LLM को बता देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपने क्या चीज़ करनी है, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट के थ्रू हम बता देते हैं। रोल प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम जैसे बता दिए कि भाई आपने एज ए टीचर जवाब देना है, एज ए डॉक्टर जवाब देना है, एज ए इंजीनियर जवाब देना है, तो हमने उसको रोल असाइन कर दें तो उतना अच्छा वो जवाब देगा। कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग, कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या चीज़ है कि आप जो है सारा प्रॉम्प्ट तो दे दिए, जैसे टीचर का हमारे पास एक LLM है, उसको हम अगर कॉन्टेक्स्ट देंगे तो वो बड़े अच्छे से जवाब देगा। फॉर एग्जांपल अभी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो टीचर को अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि आज की क्लास में हम जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो वो और अच्छे से आपको गाइड करेगा। और अगर मैं और कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि भाई ये मॉडल 3 के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये लेवल है, पहले पाइथन पढ़ चुके हैं, UAI पढ़ चुके हैं, तो वो और अच्छा जो है आपको जवाब देगा। स्टेप बाय प्रॉम्प्टिंग हमने ऊपर देखा था, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम सबसे पहले उससे नॉर्मल सवाल करते हैं। असल जो हमारा काम है उसको कराने से पहले हम उससे नॉर्मल सवाल करते हैं, उसके जवाब लेते हैं, फिर उसकी बेस पे हम उससे असल काम कराते हैं। तो एक तरह से हम पूरी कन्वर्सेशन बनाते हैं जिसकी बेस पे हमारी जो एट द एंड हमने काम करवाना होता है वो अच्छे से करता है। चेन ऑफ थॉट्स रीजनिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप LLM से काम करवा सकते हैं। चेन ऑफ थॉट के अंदर आपके पास रीजनिंग मॉडल भी है, जैसे O4 हो गया, अभी O4 चल रहा है, O3 चल रहा है, तो इस तरह के जो मॉडल है वो रीजनिंग मॉडल है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप GPT-4 को से रीजनिंग कराना चाह रहे हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उस लेवल की रीजनिंग नहीं होगी। इसकी मिसाल इस तरह से कि मैं गाइड पढ़ भी रहा था, उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप चैट GPT से पूछो कि मेरी एज जो है 4 साल है, मेरे भाई की एज मुझसे डबल है, कितनी 8 साल है, तो फिर हम उसका सवाल दोबारा पूछते हैं, दूसरा सवाल कि अगर अब मेरी एज 60 हो गई है तो अब मेरे भाई की एज क्या होगी। तो अगर यहाँ पे चेन ऑफ थॉट नहीं हम उसे प्रॉम्प्ट के अंदर बोला होगा तो आंसर क्या देगा, 60 का डबल कर देगा तो 120 कर देगा। तो चेन ऑफ थॉट के अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर बता सकते हैं भाई जो भी चीज़ आप करो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा तो सही आंसर देगा। सेल्फ कंसिस्टेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जब भी आपका LLM रिस्पॉन्स करता है, आप अगर सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे उसे, तो जैसे मैंने उससे पूछा व्हाट इज एजेंटिक AI, पहले वो जवाब देगा किसी और अंदाज में, मैं दोबारा पूछूंगा व्हाट इज एजेंटिक AI दूसरी कन्वर्सेशन में, वो दूसरे अंदाज से जवाब देगा कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अगर मैं उससे प्रॉम्प्ट में बोलूं कि भाई व्हाट इज एजेंटिक AI और इस तरह से समझाओ जिस तरह से आप जो है 12 साल के बच्चे को समझाओ, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी रहेगी और उसका जवाब हर दफा सिमिलर ही होगा। प्रॉम्प्ट लिखना इस तरह से जरूरी है। चेन ऑफ थॉट्स अभी हमने ऊपर देखा था, इसी तरह से ट्री ऑफ थॉट्स है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल रीजनिंग हो रही है। रिएक्ट के बारे में हमने पढ़ा जिसकी फुल फॉर्म है रीजनिंग और एक्शन।
तो रीजनिंग करता है, उसे बेस पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट्स APE हमने पढ़ा था, इसमें हमने ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट्स के बारे में पढ़ा था। चैलेंजेस क्या क्या सफिशिएंट आपके पास प्रॉम्प्ट हो सकते हैं वो हमने पढ़ा है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारे पास वो हमने ओवरऑल इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड के अंदर पढ़ा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास इसलिए ज़रूरी है, कल को आप कोई एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर अगर आप अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ आपके पास प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं है, लेकिन आपने देखा इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी आप बताते हैं। आप प्रॉम्प्ट में कॉन्कैटिनेशन करके अपना कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि आपके पास हेल्प करेगा रेलेवेंट आउटपुट निकालने में। जी सर। ओके जी, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करनी है क्विज की। अब क्विज के अंदर जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम देखते हैं रनर और रन के अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं और मुख्तलिफ पैरामीटर्स को हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो एक काम हम करते हैं, कोई भी दो टूल्स बनाते हैं। वैसे तो मैं रैपिडो बने ना टूल कॉलम, तो टूल कॉलम बनाए जो रैपिडो जो नई भी हम बनाते हैं कॉलम में होते हैं, और उसके अंदर हम एक इजाफी पैरामीटर्स जो कि रनर्स के अंदर मौजूद है, रन कॉन्फिग भी उसमें मौजूद है, उसके अंदर बैक ट्रेस भी मौजूद है, तो हम मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के देखेंगे लेट्स सी हमें क्या आ सकता है। तो रैपो के अंदर हम आते हैं, रैपो के अंदर हमारा स्टेप 01 या एजेंट फर्स्ट। अच्छा, आप में से किसी ने लाइट एलएलएम को चला के देखा कि नहीं? चल रहा है? एरर आ रहा है? नहीं चला तो आप लोग फिक्स करके जरा पुल रिक्वेस्ट दे दें हमें। तो लाइट एलएलएम के अंदर कुछ बग आया था जिससे जो है लाइट एलएलएम वो वाला नहीं, लाइट एलएलएम का जो ओपन एआई ने पैकेज दिया है उसमें जिससे वो चल नहीं रहा था। लेकिन हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेप 08। तो स्टेप 08 के अंदर फंक्शंस का हमारे पास कोड लिखा हुआ है, तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहीं से हम कोड जो है वो ले लेते हैं, चलना से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या चीज़ हुई थी यहाँ पे, एक्स्ट्रा एक लाइट बनाया है जिस जो हमारे केस में चलना है। उसके बाद हमने मॉडल बनाया, मॉडल ओपन एआई चैट कंपटीशन मॉडल की क्लास से मॉडल का नाम बताया, क्लाइंट बताया, रन कॉन्फ़िग हमने डिफाइन करी, रन कॉन्फ़िग की भी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हमने यहाँ पे टूल्स वगैरह बनाए, गेट वेदर कर दिया, स्टूडेंट फाइंडर वेट दिया। उसके बाद क्या है, कनेक्ट टूल्स विद एजेंट, ये हमारा एड्रेस वो पूरा लिखा हुआ है। तो हम यही चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है अपने कोलैब पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैकेज इंस्टॉल करना है। तो हमने ये कमांड सिंपली चलाई, ओपन एआई एजेंट्स इंस्टॉलेशन करने के लिए दूसरा सेल ले लेते हैं। दूसरे सेल के अंदर हमने क्या करना था, नेक्स्ट जैसे कार्य को हमने ये कोड लिखना था ताकि हम एसिंक्रोनस कोड चला सकें। पेस्ट करते हैं तो भी चला देते हैं। ठीक हो गया। अगला कोड लेते हैं, ये सारा वही कोड है जो कि हम बहुत दफा कर चुके हैं। जल्दी जल्दी हम जो है कॉपी करते हैं यहाँ से, ताकि जो है हम जो असल चीज़ को इसकी प्रैक्टिस करने वाला है हम देख सकें। क्या किया हमने, इंपोर्ट ओएस। अच्छा, ये वाली एग्जांपल कौन सी है, ये जंगलाने से कनेक्ट करने वाली एग्जांपल है। इसके अंदर हमने एजेंट को इंपोर्ट करा दिया, रनर को इंपोर्ट करा दिया, इसी को ओपन एआई क्लास को इंपोर्ट करा दिया, ओपन एआई चैट कंपटीशन मॉडल को
इंपोर्ट करा दिया। उसके अलावा हमने यहाँ पे रन कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट कराया था एजेंट्स डॉट रन के अंदर से। और कोलैब का जाकर हम यूज कर रहे हैं तो यूजर डेटा को भी इंपोर्ट कराना है। जेमिनी एपीआई की हमारे पास सेट हुई भी है। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाई अगर जेमिनी एपीआई की सेट नहीं हुई भी तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट सेट किया जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जेमिनी को कैसे कनेक्ट करते हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्लाइंट बनाना पड़ता है। क्लाइंट बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक एपीआई की, दूसरा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल से एपीआई का दफा। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्लाइंट तो बन गया, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा मॉडल यूज करना है। तो उसके लिए हमने मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और जो हमारे पास यूज कर रहा है ओपनएआई चैट एप्लीकेशंस मॉडल की क्लास को। इस क्लास से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर दो चीजें हमें देनी होती हैं, एक मॉडल का नाम, दूसरा जो क्लाइंट हमने ऊपर बनाया है जेमिनी का वो हमने यहाँ पे पास करना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद रन कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास अगर हमने रनर की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस सेट करनी है, जैसे अगर मुझे ट्रेसिंग को डिसेबल करना है तो मैं रन कॉन्फ़िग के थ्रू कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे मॉडल बताया गया है कि मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, मॉडल ये वाला यूज कर रहे हैं। उसके अलावा मॉडल प्रोवाइडर हमने बताया और मॉडल प्रोवाइडर क्या बताया, एक्सटर्नल। यहाँ पर क्या बताया हमने, मॉडल के अंदर भी हमने प्रोवाइडर बताया एक्सटर्नल। तो दो दफा क्यों बताया, यहाँ पर भी हम एक्सटर्नल क्लाइंट इस मॉडल के अंदर बता रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि मॉडल के अंदर जब हम बता रहे हैं तो क्या ये वाली चीज हमें डिफाइन करना जरूरी है? नहीं भी करें तो चल जाएगा। ठीक है, नहीं भी करें तो उसको क्लाइंट चाहिए ना, एक्सटर्नल क्लाइंट। मॉडल के अंदर से निकाल देगा, मॉडल के अंदर मौजूद है, ये हमारे पास मॉडल का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बिल्कुल हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट मौजूद है, तो ये यहाँ से निकाल देगा। तो खैर जैसा वो लिखा है फिलहाल लिखा रहने देना, इसको चला देना। ये सारा कोड सिर्फ हमने इसलिए लिखा है ताकि हम जेमिनी से कनेक्ट कर सकें। तो अभी तक ये बनता है कोड है जो हमने लिखना होगा। और हमने लाइट एलिमेंट वाले तरीके में देखा था, लेकिन लाइट एलिमेंट वाले तरीके में जब मैंने लास्ट टाइम चलाया था तो उसमें कुछ इशू आ रहा था नए मॉडल में, तो दोबारा चलाएंगे फिर इशू आएगा, तो फिर इससे अच्छा हम दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जो है अपना एजेंट बना सकते हैं। ये कोई स्टेप हमारे पास लिखे हुए हैं, क्लाइंट बनाना, और ये भी एक तरीका है जिससे वो कह रहे हैं कि अगर आपने ग्लोबल लेवल पे क्लाइंट को सेट करने हैं तो सेट डिफॉल्ट में नहीं क्लाइंट का फंक्शन आप यूज करें, लेकिन हमें नहीं करना। हम डायरेक्ट आते हैं टूल्स में। टूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम सिंपल आते हैं डायरेक्ट टूल्स बनाने पे। टूल बनाने के लिए हमने क्या चीज़ इंपोर्ट करानी होती है, फंक्शन टूल। तो हम दो तरह से इसको इंपोर्ट करा सकते हैं, एक एजेंट्स डॉट टूल के अंदर से इंपोर्ट करा सकते हैं और एक डायरेक्ट एजेंट्स से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। तो हम आते हैं जी, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो आप एजेंट्स डॉट टूल के अंदर से भी फंक्शन टूल को इंपोर्ट करा सकते हैं और एजेंट्स के अंदर से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं और अपने कोलैब में इंपोर्ट करा देते हैं फंक्शन टूल को। उसके बाद हमारे दो टूल्स हैं, दोनों टूल्स को हम बना देते हैं। एक टूल है गेट वेदर का, इस टूल का नाम हमने क्या रखा है, कहाँ रखा है, ये फंक्शन के नाम से उठाएगा नाम। जब हमने फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाया तो उसके अंदर उसका नाम नहीं पता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि फंक्शन का नाम कुछ और हो, गेट करंट वेदर हो,
और जो LLM के पास फंक्शन जाएगा उसका नाम अगर आप दूसरा रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन कुछ पास कर रहा है? नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपके पास आंसर दे रहा है द वेदर इन जो भी हम लोकेशन इसे बताएंगे वो इज 22 डिग्रीज और जो भी हमारा यूनिट होगा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये कोई हम डेटा फैचिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपल सा फंक्शन है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। तो हमारा फंक्शन एक सिंपल सा बन गया है जो कि दो चीजें लेगा, एक लोकेशन एक यूनिट। यूनिट बाय डिफॉल्ट क्या रखा है हमने? सेल्सियस, सी रखा है सेल्सियस के लिए और एफ रखेंगे फ़ारेनहाइट के लिए। बाय डिफॉल्ट हमारे पास सी है तो इसका मतलब ये सेल्सियस में बता रहा है। तो ये हमारे पास एक टूल बन गया है हमारे LLM के लिए, हमारे एजेंट के लिए। दूसरा हमारे पास जो टूल है वो है डेटा। ये वाला क्या कर रहा है? AIC स्टूडेंट फाइंडर। ये क्या कर रहा है? स्टूडेंट का रोल नंबर लेगा और उसकी बेस पे क्या करेगा? AIC के स्टूडेंट्स को फाइंड करेगा। यहाँ पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? तीन। तो इन तीनों में से जिसका रोल नंबर मैच होगा वो हमारे पास स्टूडेंट को पास हमारा टूल जो है वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर यहाँ पे पास किया 1, तो कौन सा वाला स्टूडेंट आएगा? कासिम। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे रोल नंबर पास किया 8, कौन सा स्टूडेंट आएगा? 8 रोल नंबर का तो कोई है नहीं स्टूडेंट, कौन सा वाला स्टूडेंट आएगा? कोई सा भी नहीं आएगा। हमने क्या चीज करी है यहाँ पे? डेटा डॉट गेट। डेटा क्या है हमारे पास? डेटा क्या है? वेरिएबल तो है लेकिन ये क्या है? डेटा तो है लेकिन है क्या? लिस्ट है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर हमने गेट का फंक्शन लगाया। ये गेट का फंक्शन कहता है कि इसको जो भी हम की पास करेंगे, जो कि हमारे केस में क्या है? रोल नंबर 1 2 3 जो भी हम पास करेंगे उसको फाइंड करके लाएंगे। इन केस अगर नहीं मिलती तो हमने दूसरा पैरामीटर पास किया है नॉट फाउंड, जिसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट नहीं मिलता तो उस केस में ये रिटर्न करेगा नॉट फाउंड। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्टूडेंट फाइंडर फंक्शन है जो कि आगे चल के आप लोग इसको क्या करेंगे? ये हमने सिंपल डिक्शनरी बनाई है, आप क्या करेंगे आगे चल के? इसको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे या गूगल की जो स्प्रेडशीट होती है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां से स्टूडेंट का सारा डेटा लेकर आएगा हमारा एजेंट। तो कितने टूल हो गए? 2 टूल हो गए, एक वेदर का, एक AIC स्टूडेंट का। तो इन 2 टूल्स को इसी सेल में रहने देते हैं। अगले सेल पे आता है और यहाँ पे जो है अपना एजेंट का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एजेंट बनाते हैं। एजेंट के अंदर क्या क्या चीजें देते हैं? नेम हमने दे दिया है असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस, you are a helpful assistant। बस सिंपल सी इंस्ट्रक्शन हमने दे दी। और क्या पास करते हैं? टूल्स हम पास करेंगे और टूल्स के अंदर हमारे पास 2 टूल्स मौजूद हैं। पहले वाले टूल का क्या नाम था? पहले वाले टूल का नाम है गेट वेदर, तो वो पास कर दिए। दूसरा वाले टूल का क्या नाम है? स्टूडेंट फाइंडर नाम है या ये स्टूडेंट फाइंडर नाम है?
PIL625 ऐसा ही है, रख लेते हैं, सही है, एरर आ रहा है। ये जो हमने नाम रखा है ये किसके लिए रखा है? LLM के लिए रखा है। यहाँ पे हमने फंक्शन का रेफरेंस पास करना होगा, तो फंक्शन का नाम जो भी होगा वो हम पास करेंगे। स्टूडेंट फाइंडर हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पर हमने पास कर दिया। ठीक हो गया? कुछ गलती चेक भी कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एक एजेंट है जिसके अंदर हमने टूल्स पास किए हैं और टूल्स के बाद हमने मॉडल भी पास किया जो हमने जेमिनी के ऊपर बनाया है। ये सिर्फ उस केस में है जब हम जेमिनी का मॉडल यूज करेंगे। ठीक हो गया? तो मॉडल हमने पास कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको चला सकते हैं, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। रनर डॉट रन सिम क्या क्या चीजें पास करते हैं? स्टार्टिंग इक्वल्स टू एजेंट, हमारा एजेंट का वेरिएबल हमने पास कर दिया। दूसरी चीज हमारा जो कि इनपुट है वो हम पास करते हैं। तो हमारा इनपुट फॉर एग्जांपल है व्हाट इज द वेदर इन लाहौर। ये कर देते हैं व्हाट इज द वेदर इन लाहौर। हमारे पास ये आ गया। तीसरी चीज हमने ऊपर एक कॉन्फिग का वेरिएबल बनाया था, वो भी हम चाहें तो पास कर दें, लेकिन बगैर पास करे भी देख लेते क्या होगा। क्योंकि हमने अपने एजेंट को तो बता दिया ना मॉडल कौन सा यूज करना है, जेमिनी यूज करना है। कि मॉडल का वेरिएबल पर हमारे पास बना हुआ है भी ये रहा। इस मॉडल के अंदर हमने बताया जेमिनी 2.0 फ्लैश यूज करना है और एक्सटर्नल कमांड यूज करना है, जो कि हमारे पास ये बना। मेरे ख्याल से हम बस ट्रेसिंग वाली चीज है, लेकिन ये इतना सिंपल सा केस है, ट्रेसिंग यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करेगी मेरे ख्याल में। देख लेते हैं आया तो ट्रेसिंग डिसेबल करने के हमने मल्टीपल तरीके पढ़ा है। तो प्रिंट करा देंगे, प्रिंट हम करा देते हैं रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ये चीज हमने प्रिंट करा दी। तो ये हमारा कोड लिखा हुआ है, सब चाहिए। सब हमारे पास सही है। हमारे पास दो टूल्स हैं, इनमें से कौन सा टूल कॉल होगा? एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल भी लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जब भी हमारा टूल कॉल हो तो एक प्रिंट भी कर दे साथ साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि टूल कॉल हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ अपने टूल के अंदर में कंसोल प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट लगा देता हूँ। प्रिंट के अंदर गेट वेदर टूल कॉल, ये सिंपल सा मैंने एक प्रिंट करा दिया। इस प्रिंट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टूल कॉल हुआ है या एलएलएम की तरफ से आंसर दे दिया। देखते हैं हमारा एलएलएम टूल कॉल कराता है नहीं कराता है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टूडेंट फाइंडर टूल कॉल। ये सिंपल सा एक प्रिंट करा दिया। अगर स्टूडेंट फाइंडर का टूल कॉल होता है, नीचे आता है। अच्छा, इसको चला लेंगे एक दफा, हमारे टूल्स फिर से बन गए, ठीक हो गया। नीचे आता है, हमारा एजेंट बन गया, हमारा रनर सही है, हमने फाइनल आउटपुट प्रिंट करा दिया। देखते हैं क्या होता है। क्या हमारा टूल कॉल हुआ है? गेट वेदर टूल कॉल, जिसका मतलब ये वाला प्रिंट मैंने कहाँ लिखा था? वेदर का जो टूल है उसके अंदर लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे एलएलएम ने सक्सेसफुली वेदर का टूल कॉल करवा दिया। और क्या आंसर आया? द
हमारे 22 डिग्रीज बेड। और हमने इस रूल के अंदर क्या चीज रिटर्न करी थी? डिग्रीज। यूनिट के अंदर क्या था? सेल्सियस रखना था, लेकिन इसने क्या रखा है? मेट्रिक। तो इसका मतलब ये जो आउटपुट आएगी किससे दी है? दो ऑप्शन है, ये जो आउटपुट है ये टूल ने दिया है या एलएलएम ने दिया है। दोबारा सवाल को गौर से सुने। हमने ये चीज नोट करी, हमने अपना रनर डॉट रन से क्या चलाया? अपना कोड चलाया। हमारा कोड चलाने की सूरत में हमारा एजेंट चला। एजेंट ने ये चीज नोट करी कि भाई यहाँ से वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो जो हमारा एजेंट है उसके पास वेदर से रिलेटेड कोई टूल मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो हमारे एजेंट ने क्या किया? जो भी काम था वेदर से रिलेटेड वो किससे करवाया? वेदर वाले टूल से करवाया। अब मेरा सवाल ये है, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है किसका आ रहा है? ये टूल फाइनल आउटपुट दे रहा है या फाइनल आउटपुट एलएलएम ने दे रहा है? एलएलएम ने टूल कॉल करवाया, टूल का जो भी आंसर आया वो किसके पास गया? वापस एलएलएम के पास गया। एलएलएम ने फिर उस टूल के आंसर को मिला के अपना एक जवाब बनाया और वो फाइनल। तो ये सिंपल सा फ्लो है। जब भी आप टूल कॉल करोगे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टूल हमेशा एलएलएम को वापस जवाब देते हैं। एलएलएम उस जवाब की सूरत में अपना एक जवाब बनाते हैं और आंसर देते हैं। क्या हम इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा और हम इसके साथ खेल लेते हैं ताकि हम चेक कर लें कि हमारे सारे टूल कॉल हो रहे हैं। डॉग स्ट्रिंग में डालें, डॉग स्ट्रिंग में डाल के भी देख सकते हैं कि भाई क्या होता है। जैसे गेट वेदर के अंदर हमारा जो टूल है उसके अंदर हमने एक डॉग स्ट्रिंग लगाया है जो कि एलएलएम को बता रहा है कि ये टूल क्या कर रहा है। अगर मैं इस डॉग स्ट्रिंग को हटा दूं, अब कुछ हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए कि भाई कोड लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन सब सही लग रहा है, बजाय सिर्फ एक चीज मिसिंग है, डॉग स्ट्रिंग, और आपसे पूछना आंसर क्या है। तो फिर आपको गैस करना होगा क्या आंसर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, अच्छा हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह की चेकमानी करने से जब तक आप नहीं करोगे अच्छा क्विज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, वेदर का जो हमारे पास फंक्शन था उसका डॉग स्ट्रिंग ही हटा दिया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, चलाते हैं। अभी भी टूल कॉल कंफर्म कर लेते हैं, हमने ऊपर वाला साइन चलाया था ना। हाँ, अभी भी टूल कॉल हुआ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल पूछे, दोबारा चला देते हैं। गेट वेदर टूल कॉल हुआ है, कैसे कैसे हो गया? क्योंकि हमने टूल का नाम ऐसा रखा है कि एलएलएम को समझ आ जाए कि ये टूल क्या कर रहा है। गेट वेदर नाम ही हमने ऐसा रखा है जिससे एलएलएम को पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा होगा, वेदर गेट कर रहा होगा। तो इसमें अगर हमने डिस्क्रिप्शन नहीं भी लगाया तब भी उस केस में उसे नाम से गैस करते हैं, जैसे हम गैस कर देते हैं गेट। कभी करता है नहीं करता, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है आपका कि अगर मैं प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा लिख दूं जिसमें मैं इनडायरेक्टली वेदर के बारे में पूछूं तब नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एग्जैक्टली पूछा व्हाट इज द वेदर इन डॉग, हो सकता है समटाइम्स नाम ही दे। तो डॉग स्ट्रिंग इसलिए जरूरी है कि भाई हमारे पास सही आंसर दे। हाँ, अगर फंक्शन का नाम हमने ऐसा लिखा है जिससे जो है, अब इसका नाम मैं चेंज करूँ तो फिर एलएलएम इसको कॉल नहीं करता है। अच्छा जी, दूसरा हमारा फंक्शन कौन सा था?
स्टूडेंट फाइंडर, फाइंड डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट विद द रोल नंबर 5 जिसका भी रोल नंबर है, हमने जो है उस स्टूडेंट की डिटेल फाइंड करनी है। तो हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं हमारा जो टूल कॉल है वो होता है। चलाया स्टूडेंट फाइंडर टूल कॉल हुआ और उस केस में हमारे पास आंसर किसने दिया है? LLM। टूल तो सिर्फ नॉट फाउंड का आंसर दिया ना टूल ने, बाकी ये नॉट फाउंड का जो आंसर था, क्योंकि 5 रोल नंबर वाला कोई स्टूडेंट है नहीं, 5th रोल नंबर वाला कोई स्टूडेंट है ही नहीं, उसने टूल ने क्या जवाब दिया? नॉट फाउंड। नॉट फाउंड किया LLM के पास, LLM ने नॉट फाउंड डायरेक्टली दे दिया, LLM ने एक अच्छा सा मैसेज बनाया, वो सेंड किया। अब इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि पहली चीज हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एजेंट है वो टूल कॉल कर रहा है, टूल का जो भी आंसर आ रहा है वो एजेंट के पास वापस आ रहा है, एजेंट की सॉरी LLM के पास वापस आ रहा है, फिर LLM जवाब दे रहा है। मैं चाह रहा हूं जब भी हमारा टूल कॉल हो, हमारा जो LLM है वहीं पे रुक जाए, हमारा जो इवेंट लूप है वो वहीं पे रुक जाए। अच्छा, उससे पहले मेरे एक और सवाल है, हो सकते हैं क्विज में। सवाल ये है, क्या हमारा एजेंट एक प्रॉम्प्ट के अंदर मल्टीपल टूल्स को कॉल कर सकता है या नहीं? एक ही प्रॉम्प्ट में अगर मैं इससे पहले पूछो स्टूडेंट की डिटेल पूछूं तो क्या दोनों टूल्स कॉल करेगा? जिसका लॉग स्ट्रिंग मैंने वापस ऐड कर दिया, करके देख लेते हैं। What is the weather in Lahore? और दूसरा सवाल मैंने फाइंड डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट द रोल नंबर 5, ये दो सवाल मैंने पूछे हैं। अब देखते हैं ये दोनों टूल्स कॉल करेगा या एक बार भी नहीं कर सकता। लेट्स सी, चलाते हैं इसे। हमारे पास क्या किया है, अब ये फ्लो भी समझना जरूरी है कि पहले उसने दोनों टूल्स को कॉल कर दिया, जो भी आंसर आया उसको फिर LLM को दिया, LLM ने फिर फाइनल आंसर, फाइनल आउटपुट आपके पास बनाया। तो दोनों टूल्स जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक फाइनल आउटपुट नहीं आएगा। पहले दोनों टूल्स चलेंगे और दोनों टूल्स कॉल हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा डॉक्यूमेंटेशन पे और देखते हैं इसके अंदर हम और क्या काम कर सकते हैं और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो सारा काम खुद ही हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने टूल बनाया, LLM को दे दिया, बाकी सारा बिहेवियर जो है जो कि डिफॉल्ट को परफॉर्म कर रहा है, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। हमें जाना होगा इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और क्या नाम है, OpenAI एजेंट्स, ठीक है, की डॉक्यूमेंटेशन का है और देखते हैं भाई एजेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन एजेंट्स। ओके, तो हमारे पास एजेंट्स की सारी टूल कॉल से रिलेटेड चीज आ रही हैं, उसके अलावा टूल्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एजेंट के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है वो सारी चीजें इस पेज पे लिखी हुई हैं। हमें स्पेसिफिकली देखना है एजेंट के अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, हमने देख लिया, मॉडल पास कर सकते हैं, टूल्स पास कर सकते हैं, और क्या पास कर सकते हैं, कहाँ से देखना है। एक तरीका हमने देखा था VS कोड के अंदर, हमने देखा था हम माउस लेके जाते थे
और क्लिक करते थे तो खुल जाता था। तो लैब के अंदर होगा ये ऑप्शन, ये रहा। ये क्या लिखा हुआ है? व्यू सोर्स। व्यू सोर्स का अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास एजेंट का कोड खुल जाएगा। तो एजेंट के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो सारी चीजें आ गई। जूम नहीं होगा। तो एजेंट के अंदर क्विज के लिए आपने ये चीजें खोल के देखनी होगी। तो एजेंट की जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है? इंस्ट्रक्शन हम पास कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में पास कर रहे हैं? स्ट्रिंग की फॉर्म में हम पास कर रहे हैं। क्या स्ट्रिंग के अलावा कुछ और भी पास कर सकता हूं? ये क्या है पहले जी? स्ट्रिंग मैं पास कर सकता हूं सिंपल है मेरे पास इंस्ट्रक्शन। मेरे पास डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस अगर मुझे जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो भी यूजर है उसका नाम दिया है। मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरा नाम है, आप काउंट कर रहे हैं तो आपका नाम है इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप पढ़ सकते हैं। फॉलोएबल इसकी एग्जांपल कहां मिलेगी आपको? इनकी रेपो के अंदर ही कहीं पे मिल जाएगी नीचे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस करके, या आप यहाँ पे आगे तो आप अपना एक फंक्शन भी बना सकते हैं क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस रहेगा तो ये भी कर सकते हैं। खैर नीचे आते हैं आपके ऑप्शन है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन और हैंड ऑफ अपनी करनी है इस केस में, इसको छोड़ देते हैं। मॉडल हमने पास कर चुके हैं। हमारे केस में जेमिनी का मॉडल था हमने पास कर दिया। मॉडल सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज है? मॉडल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। टेम्परेचर है, टॉप पी, टॉप के, जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो सारी चीजें। टूल्स के अंदर आप लिस्ट पास कर सकते हैं। एमसीपी सर्वर हम अभी नहीं कर रहे, एमसीपी कॉन्फ़िग भी नहीं कर रहे। गार्डरेल्स का अलग टॉपिक है। आउटपुट टाइप में आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए वो मौजूद है। ये क्या है? टूल यूज बिहेवियर। और ये क्या है? हुक्स। हुक्स क्या होता है? लाइफ साइकिल हुक्स। हुक्स क्या होता है? हुक्स बेसिकली कुछ नहीं, आपके पास फंक्शंस होते हैं। हमारा जब एजेंट लूप चलता है तो बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम करता है? सबसे पहले एजेंट को स्टार्ट करता है, टूल कॉल करता है, हैंड ऑफ करता है, एजेंट को एंड करता है, फाइनल आउट करता है, तो बहुत सारे काम करता है। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही एजेंट स्टार्ट हो मेरे पास एक ईमेल आ जाए, मैंने एक एजेंट बनाया, एक एप्लीकेशन बना दी मैंने कहा उसमें एक फंक्शनैलिटी मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, कोई भी उस एजेंट को स्टार्ट करे मेरे पास एक ईमेल आ जाए स्टार्ट होते ही, ताकि मुझे पता चल जाए ना कितनी मेरा एजेंट यूज होता है। तो एक ईमेल आ जाए, कैसे करूँगा? हुक्स के थ्रू। हुक्स का एक अलग टॉपिक है जो कि हमारे पास इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। इतना मुश्किल नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी आसान अल्फाज में लिखा है। तो हम अभी दो चीजें समझते हैं, एक टू यूज बिहेवियर, दूसरा हमारे पास ऊपर एक आया था मॉडल सेटिंग्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पहले किसको करें? चलिए पहले मॉडल सेटिंग्स को कर लेते हैं। अब जिन्होंने टूल्स वाला बोला तो बोला कि मैम वोटिंग ज्यादा हो गई है। अच्छा जी, एक सेकंड आते हैं। इतना काम तो मतलब हमने पिछली 6-7 क्लासों में बहुत दफा किया।
अब आगे जो काम है वो उतना मुश्किल नहीं है, बस समझने वाली चीज है। हमने एक चीज देखी क्या, मॉडल सेटिंग्स। अब मॉडल सेटिंग्स के बारे में मुझे और जानना है। अब इस सवाल से मैं खोल खोल के तो चेक कर लूंगा, लेकिन मसला ये है कि अब मैं मॉडल सेटिंग्स के अंदर जाके नहीं देख सकता, मुझे एक अच्छे फॉर्म में दिख भी नहीं रहा है। अच्छा तरीका क्या है, अगर आपने किसी भी चीज के अंदर झांकना हो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन है सब चीजें। तो ये सर्च बार है, ये काम का सर्च बार है, यहाँ लिखते हैं मॉडल क्या था, सेटिंग्स। सेटिंग्स ये आ गया पहले, मॉडल सेटिंग्स। इस पे चलते हैं, देखते हैं क्या खुलता है। क्या खुला है, मॉडल सेटिंग्स की क्लास खुल गई। क्लास का मतलब ये है कि इस मॉडल सेटिंग्स के अंदर जो भी चीजें हम पास करेंगे वो हमें यहाँ पे बताई जाएगी। क्या क्या पास कर सकते हैं। अच्छा, वो जो अभी हमने कोड देखना था, यहाँ पे हमने होवर करके देखा था ना, व्यू सोर्स करके एजेंट के अंदर मैंने होवर किया था, व्यू सोर्स का बटन आया था, इससे देखा। मैं चाह रहा हूँ ऐसे में बार बार कोड ना देखूं, डॉक्यूमेंटेशन से कोड देखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारा मॉडल सेटिंग से रिलेटेड कोड आ गया है। ये सारा मॉडल सेटिंग से रिलेटेड कोड आ गया। अच्छा, इसमें से मुझे जो सबसे काम का कोड लगा ना वो है ये, क्या है, टूल चॉइस। मैंने एक एलएलएम बनाया था जिसमें मैंने एक एजेंट बनाया था जो कि असाइनमेंट चेक करता है स्टूडेंट्स। असाइनमेंट चेक करने के लिए मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन करी थी, ह्यूमन इन द लूप भी लगाया था, उसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे ह्यूमन इन द लूप क्या होता है। लेकिन उसमें मैं ये चाहता था कि लाजमी टूल और वो ऐसा ना हो कि एलएलएम जो है वो गैस करेगा कि टूल कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उसमें चाहता था भाई टूल कॉल होई, डायरेक्ट टूल कॉल। तो उसके लिए मैंने ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखा, मुझे चॉइस का ऑप्शन मिला। इसके अंदर क्या क्या चीजें मैं पास कर सकता हूँ, ऑटो रिक्वायर्ड नन, उसके अलावा स्ट्रिंग भी मैं पास कर सकता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर क्या चीज है, टूल का नाम होगा, स्पेसिफिक टूल का नाम होगा। तो फिलहाल हम ऑटो रिक्वायर्ड नन को ही देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अच्छा इसके अंदर सेट कैसे करूँ, मॉडल सेटिंग्स ऐसे हो जाएगी, ऐसे होगी नहीं, देख लेगा नहीं तो हमने उसकी क्लास रिपोर्ट करानी होगी और क्लास के अंदर कुछ चीजें पास करनी होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पास करते हैं मॉडल सेटिंग्स से रिलेटेड चीजें। वैसे तो नहीं होगी, हमें वो बोला कि मॉडल सेटिंग्स की क्लास आपने यूज करनी होगी और इसके अंदर जो चीजें होंगी तो आपने पास करनी है। वही कर लेते हैं मेरा मॉडल सेटिंग्स की क्लास हमने क्या करनी होगी, इंपोर्ट करनी होगी। तो इंपोर्ट हम ये करा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करें, एजेंट्स डॉट एजेंट के अंदर से क्या हमारे पास मॉडल सेटिंग्स आ रहा है और इसका नाम मॉडल सेटिंग्स ही है। हाँ, अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं, आ रहा। अगर मैं इसमें होवर करूँ और ये मुझे क्लास का रेफरेंस और क्लास के बारे में चीजें बता रहा हूँ तो इसका मतलब इंपोर्ट हो गया है, ठीक हो गया। मॉडल सेटिंग्स की क्लास हमारे पास, यहाँ पे हम इसके अंदर क्या चीज मुझे पास करनी थी, टूल चॉइस। और इस टूल चॉइस के अंदर मैंने कर दिया इसे नन। क्या होगा इसका जी, टूल यूज नहीं होगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट हमारे पास रीडिंग का है, हम वेदर भी पूछ रहे हैं, हम
स्टूडेंट्स इन डिटेल टू पूछ रहा है प्रॉम्प्ट वही है, टूल चॉइस में मैंने कर दिया है नन। तो आप कह रहे हैं इसका आंसर टूल कॉल नहीं होगा, आपको कह रहे हैं एलएलएम देगा या कोई और कुछ और भी कह रहे हैं टूल होगा क्या? कोई इसमें क्वेश्चन आ गया भाई इसके इसमें क्या आंसर है? सर टूल कॉल भी होगा एलएलएम जवाब देगा तो आपने आंसर बताना है, क्या आंसर है? एलएलएम जवाब देगा टूल कॉल नहीं होगा टूल कॉल नहीं होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एलएलएम जवाब देगा एलएलएम जवाब देगा। आप ये कह रहे हैं इनका आंसर होगा और सर टूल कॉल नहीं होगा टूल कॉल नहीं होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट एलएलएम आंसर एलएलएम आंसर देगा, मैं जवाब और यहाँ से कोई जवाब देगा एलएलएम आंसर देगा। मतलब ज्यादातर लोग में यही है टूल कॉल नहीं होगा, एलएलएम आंसर देगा। नहीं मैंने वो सवाल ही पूछा, सवाल पूछा आंसर क्या है? चला के देखते हैं आंसर क्या आया? एरर। एरर क्या आया? फाउंड इनवैलिड फंक्शन नेम नन। मतलब एरर। तो जो कह रहे थे यहां से कि गलती क्या करी है मैंने, टूल चॉइस के अंदर नन का एन कैपिटल में रखा है, जबकि अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देख रहा हूँ आपको तो यहाँ पे इन्होंने कहा है या फिर आप ऑटो पास करो या रिक्वायर्ड पास करो या नन पास करो। नन का एन स्मॉल में, अब मैंने कैपिटल में पास कर दिया। एरर आप देखिए किस तरह का एरर आया, फंक्शन से रिलेटेड बोल रहा कोई एरर है। वो कह रहा है इनवैलिड फंक्शन नेम नन। वो समझ रहा है कि नन जो है वो किसी फंक्शन का नाम है जो मुझे चलाना है, तो इसलिए इस तरह का एरर दे रहा है कि भाई नन किसी फंक्शन का नाम है। और एरर का टाइप क्या है? बैड रिक्वेस्ट। हो सकता है एग्जीक्यूट में ऑप्शन हो डिफरेंट तरह के एरर्स के। बैड रिक्वेस्ट एरर इसकी टाइप है, भाई हमने रिक्वेस्ट में कुछ गलती कर दी तो नन को भाई सही कर देते हैं स्मॉल एन से। हमें पता चल गया भाई अगर टूल चॉइस में गलती करी, गलत नाम दे दिया तो कहेगा कि फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। चलाते हैं इसे और क्या आंसर आया? कैसे टूल कॉल किया? नहीं किया। कैसे एरर दिया? नो सर एरर नहीं दिया। जैसे यहाँ जाना तो टूल का जवाब था एरर रिस्पांस देगा। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो इंफॉर्मेशन दे देगा, वरना क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी तरफ से वरना सॉरी कर देगा क्योंकि मुझे जवाब नहीं पता। जी मॉडल सेटिंग्स का ये मकसद है कि हम अपने एलएलएम की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते। जैसे मैं चाहता हूं मेरा एलएलएम कॉल ना करे, आप फिर ये नहीं कह सकते हो कि ये कमेंट इजी हटा दो, लेकिन ये एक ऑप्शन है कि अगर आप नन पास कर दो, इवन आप यहाँ टूल भी पास कर दो, वो किसी भी टूल को कॉल नहीं करेगा। नन का ये मकसद है। इसके अलावा और भी सेटिंग है, जैसे टेम्परेचर वाली चीज, मैं चाहता हूँ मेरा एलएलएम रैंडम जवाब दे, तो मैं टेम्परेचर इसका 1 रख सकता हूँ जिससे ये बहुत ही रैंडम जवाब देगा। तो मतलब ये सारे ऑप्शन जो आपने ऑप्शन जानना है ये देखिए। पैराग्राफ टू कॉल्स ये भी एक ऑप्शन है। क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है पैराग्राफ टू कॉल्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसको आप टू कॉल्स कर सकते हैं। ट्रंकेशन हो गई, नेक्स्ट टोकन हो गई, रीजनिंग हो गया, मेथड, ये सारे ऑप्शन है मॉडल सेटिंग्स के अंदर। अब हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। मैंने कर दिया इसे रिकॉर्ड। लास्ट भी कॉल करो। अब क्या होगा? क्वेश्चन एक कर देते हैं। क्वेश्चन अगर मैं एक भी कर दूं तो क्या होगा? कि सारे टू को करेगा कौन? जितनी जरूरत है
द टूल को कॉल करेगा। चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वेदर की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो सिर्फ वेदर के टूल को कॉल किया है। अब यहाँ पे आप टूल का नाम भी चेंज कर दो, आप टूल के डॉक स्ट्रिंग के अंदर कुछ और चीज लिख दो, उसको टूल मिलेगा भी नहीं ना, तब भी वो किसी न किसी टूल को कॉल कर देगा। क्या हमने कह दिया भाई टूल कॉल करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर कोई और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी टूल कॉल करेगा लाजमी। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी टूल कॉल करेगा लाजमी। टूल लास्ट अगर मैं रेलेवेंट क्वेश्चन भी नहीं करता, वेदर भी नहीं मांगता, मैं बोल दूं व्हाट इज माय नेम, तो देखते हैं टूल कॉल करेगा नहीं करेगा। व्हाट इज माय नेम चलाते हैं। आई एम अनेबल टू फाइंड, तो मतलब टूल कॉल किया, लास्ट भी करेगा। इस बार क्योंकि मैंने नेम पूछा तो उसने कहा भाई वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मांगी नहीं है मैंने, तो स्टूडेंट फाइंडर के अंदर शायद नेम मिल जाए, तो वहाँ जाके भी नहीं मिला, इससे मैं सॉरी कहती हूँ। बाकी ये ट्रेसिंग हमने डिसेबल नहीं करी थी, ये वॉकिंग आती रहेगी, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब उससे गैस किया ना, हमने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसमें हमने कहा कि हम कुछ ट्रिक से रिलेटेड सवाल तो नहीं कर रहे, जनरल सवाल कर रहे हैं। जैसे मैं करूँ व्हाट इज पाइथन। अब इस सवाल में तो कोई भी टूल मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमने उसको बोला कि टूल कॉल करना ही करना है, ये नहीं बताया, मतलब ये वो डिसाइड करेगा, आपको कैसे करेगा। हमने बोला करना ही करना है, वो यही करेगा, आपका आगे बढ़ जाएगा, गैस कर लेगा। तो इस बार इसके लिए हमने ऐसा रिलेवेंट सवाल किया, गैस करना था, तो उसने वेदर वाले को कर दिया, वेदर वाले को कॉल करा दिया। अब वेदर के बाद उसने वेदर का जो भी आंसर आया उसने भाई यहाँ पे देखिए क्या आंसर दिया, कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पाइथन यूजिंग द अवेलेबल टूल्स, मतलब सही आंसर दिया उसने। भाई आपने जो ये टूल्स दिए हैं उसको यूज करते हुए पाइथन के बारे में नहीं बता सकते, बस ये भी बता दिया कि मेरे पास यही कैपेबिलिटीज है कि मैं सिर्फ वेदर बता सकता हूँ और स्टूडेंट की प्रोफेशन, बस। तो मतलब हमने इस एलएलएम अपने एजेंट को बहुत लिमिटेड कर दिया है कि वो सिर्फ टूल यूज करे, तो रिक्वायर्ड से ये काम होता है। अगर आप चाह रहे हो कि टूल यूज करे ही करे, रिक्वायर्ड डाला। अच्छा, और तीसरा क्या था, ऑटो का मतलब जब जरूरत होगी तब करेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो में ही होता है, जिसका मतलब भाई जब जरूरत हो कॉल करे, जब ना होना ऐसे सीरियस नहीं करेगा। या मैं कहूँ हमारे पास एक टूल है स्टूडेंट फाइंडर, हमारे पास एक टूल है स्टूडेंट फाइंडर। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने पास कर दिया स्टूडेंट फाइंडर। ये क्विज में सवाल आ रहे हैं, क्या हुआ, जो जरूरत है वो क्या है, इसकी जरा डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेते हैं। हमें अलाउ क्या क्या चाहिए, हमें अलाउ है ऑटो, रिक्वायर्ड, नन, ये तीन चीजें पास कर सकता हूँ, या फिर स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, या कुछ भी नहीं पास कर सकता। कुछ भी नहीं पास किया तो ऑटो ही कंसीडर करेगा उसे, मतलब कैसे करेगा, तो बाय डिफॉल्ट लेकिन यहाँ पे नन सेट हुआ है, ऑटो ही सेट हुआ है, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस यही कहता है कि ऑटो ही वो जवाब सोचेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने यहाँ पे नन रखा। खैर मिस्टेक हो सकती है इंसान में। हम जब टूल चॉइस को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम क्या पास कर रहे हैं, टूल का नाम। यहाँ से वो कह रहे हैं यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ स्टूडेंट फाइंडर में टूल चलेगा, ये जवाब। और
अच्छा एरर किस चीज का एरर ना सकता है? किसी ने बोला था एरर आएगा, किस चीज का एरर आएगा? नन पे जो एरर आएगा वो ये आएगा। ठीक है ना, नन पे जो एरर आएगा बैड रिक्वेस्ट वाला वो ये एरर आएगा। इस स्टूडेंट फाइंडर का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो उसको मिला नहीं, तो चला के देख लो फिर। तो अपनी आपने खुद ही देखनी है कि आप लोगों में कितने पानी में है। क्या हुआ? चल गया भाई हमारे पास स्टूडेंट फाइंडर का टूल, लेकिन हमने इसका नाम यहाँ पे क्या रखा है? स्टूडेंट फाइंडर तो फंक्शन का नाम है, PIS स्टूडेंट फाइंडर को क्या बोलते हैं? और एक बार इसको ओवर करके देख लेते हैं फंक्शन टूल्स के अंदर क्या क्या चीजें हम पास करते हैं। नेम ओवरराइड फंक्शन टूल, अगर मुझे इसका नेम ओवरराइड करना है तो मुझे इस तरह से करना है कि मैं आऊंगा यहाँ पे और इस तरह से मैं लगाऊंगा नेम ओवरराइड प्रॉपर्टी और अपने फंक्शन का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ LLM। तो LLM के पास अब ये वाला नाम जाना चाहिए, देखते हैं इस केस में क्या आंसर आता है। अब एरर, अच्छा ये मुझे कैसे पता चला कि ये चीज गलत लिखी हुई है? नाम मुझे ऐसे पास करना है, नेम ओवरराइड लिख के ही पास करना है, बाहर इसमें मैं नहीं पास कर सकते। मुझे कैसे पता चला? आपको भी दिखा दूं, आप भी पढ़ें, कोशिश करें कि आपको भी खुद ही पता चलता है। जी ये देखा जी, इन्होंने जवाब दे दिए। मुझे कैसे पता चला? मेरा सवाल ये है, मुझे कैसे पता चला कि अगर मुझे टूल का नाम चेंज करना है तो लास्ट में मुझे नेम ओवरराइड लिखना होगा। इसके बाहर ऐसे नहीं हो सकता कि पहले पैरामीटर में जो भी है वो नेम से सेट हो जाए। मुझे कैसे पता चला? इसको ओवर किया, पहली बार कोई शक सही फंक्शन टूल पे मैंने ओवर किया। ओवर करने के बाद जरा आप इस पे गौर करें जी। अब ये जब मैं ओवर करता हूँ तो जूम नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास फंक्शन टूल का फंक्शन है जिसके अंदर क्या क्या चीजें पास हो रही है वो लिखा हुआ है। क्या क्या चीजें लिखी हुई है? नेम ओवरराइड, यहां से मुझे पता चला नेम अगर ओवरराइड करना है तो ये वाली चीज यूज होगी। लेकिन ये कैसे पता चला कि मैं कीवर्ड आर्गुमेंट ही पास करना है? स्टैटिक की वजह से। वरना पहले क्या होता था, मैं नेम ओवरराइड लिख रहा था पहले नंबर पे समझ के कि भाई ये पहले नंबर पे तो नेम ही होगा यकीनन, लेकिन उन्होंने वो स्टैटिक लगाया कि जिसके लिए जिसकी वजह से अब मेरे लिए फर्ज है कि यहाँ पर मैं कीवर्ड लगाऊं, सिर्फ उस स्टैटिक की वजह से। ये रहा। तो अगर पैरामीटर से पहले स्टैटिक लगा हो तो इसका मतलब अब आप जितने भी पैरामीटर्स लगाएंगे उसके साथ उसका कीवर्ड लिखना लाजमी है। कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं ऐसे चलाऊंगा, अब कोड पढ़ ले दोबारा से। फंक्शन है गेटवेदर का, गेटवेदर का फंक्शन है और ये है स्टूडेंट फाइंडर का फंक्शन। ये सपोज करें इसका सवाल है, ठीक है। नीचे आता है, ये हम LLM को अपने एजेंट को बना रहे हैं और नीचे चला रहे हैं। क्या होगा? एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई चॉइस करके बोला है भाई स्टूडेंट फाइंडर नाम का जो भी फंक्शन है उसे चलाओ।
अब ये देखेगा यार स्टूडेंट फाइंडर नाम का कौन सा फंक्शन है, चेक करेगा अपने पास। पहले फंक्शन का क्या नाम है, गेट वेदर, गेट वेदर इसका नाम। दूसरे फंक्शन का क्या नाम है, स्टूडेंट फाइंडर, लेकिन हमने उस नाम को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, और इसका नाम क्या है, PIIC स्टूडेंट फाइंडर। जब भी हम यहाँ पे नाम पास करेंगे हमने वही नाम पास करना है जो फंक्शन का नाम है। इसको मैं चला रहा था तो एरर आ रहा था, कह रहा था कि स्टूडेंट फाइंडर नाम का तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसका नाम ओवरराइड कर दिया, नाम हो गया PIIC स्टूडेंट फाइंडर। तो अब इसका जवाब जितने लोगों ने दे दिया उनको अंदाजा है कि उनकी कितनी तैयारी है। जिन्होंने नहीं दिया अभी भी टाइम है, कर लें। हमारे पास हर बार अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट फाइंडर वाले टूल को ऑन लाजमी करेगा, चाहे मैं उससे बेहतर भी इंफॉर्मेशन मांगूं, लेकिन वो टूल कॉल कौन सा करेगा, स्टूडेंट फाइंडर वाले टूल कॉल करेगा। ये ऑप्शंस पढ़ाने का मकसद ये है, एक तो ये आगे चल के आपके काम आ सकता है, दूसरी चीज क्विज में भी हो सकता है मॉडल सेटिंग्स के अंदर भी चीज पूछ ले, कोड लिखा हो और सर यहाँ का अगर आप मैसेज पढ़ें उसमें ये चीज मेंशन की कि ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपने कोड को एनालाइज करना होगा कि इसका आंसर क्या है। कोड लिखा है, आंसर अगर आप नहीं गेस कर पा रहे तो फिर प्रॉब्लम है ना, तैयारी नहीं है। और जितने मैंने सर्च किया अभी मैंने नहीं दिया, मेरा क्विज जो है वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, बाकी फैकल्टी का सबका साथ होता है तो राशि। तो लेकिन जितने मैं पिछले क्विज दे चुका हूँ सर, दिया पाइथन का हो गया, टाइपस्क्रिप्ट का हो गया, नेक्स्ट का हो गया, नॉर्मली सर दिया सवाल ऐसे ही करते हैं जिसमें कोड लिखना होता है, हमें एनालाइज करना होता है और उसका आंसर देना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, आप लोगों ने उसकी भी तैयारी करनी है। मैं सिर्फ मैंने साथ साथ मेंशन नहीं किया है भाई कोड एनालाइज आपने करना होगा। टूल चॉइस होगी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ये एक सेटिंग मैंने बताई है। अब अगर आप इसके सेटिंग्स में अंदर जाओ तो अभी हम सिर्फ टूल चॉइस तक पहुंचे, इसके अंदर कितनी सेटिंग है, टूल चॉइस है, एरर टूल कॉल्स है, प्रेजेंस पेनल्टी है, इतनी सारी चीजें हैं। उसमें से कोई सवाल आ जाए कि ये क्या करती है चीज, तो एक एक चीज खोल खोल के देखनी होगी। अब इतनी सारी चीजें समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो एजेंट से स्टार्ट करें। हम भी एजेंट से स्टार्ट किया, एजेंट के अंदर हमने एक नई चीज देखी, मॉडल सेटिंग। हम मॉडल सेटिंग्स को एक्सप्लोर करें। अभी हम कहां पे, एजेंट के अंदर ही घूम रहे हैं, अभी हम कहीं और नहीं गए, कॉन्टेक्स्ट वायरिंग में नहीं गए, ये एजेंट के अंदर ही। उसके अंदर हमें मॉडल सेटिंग मिला, पहले मॉडल सेटिंग्स कर लेंगे। ज़्यादातर चीज़ें मॉडल सेटिंग्स में ही है, बाकी आपको एजेंट में कुछ ऐसे इतनी सारी चीज़ें मिलेगी, सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है, पार्ट नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास टूल चॉइस से रिलेटेड चीज़ होती है। सवाल ये पेज कैसे आया, ये पूछ रहे हैं। ये आपने किसी भी चीज के बारे में जानना हो, यहाँ सर्च बार में सर्च करना। मुझे पता था मुझे मॉडल सेटिंग्स के बारे में जानना है, मैंने मॉडल सेटिंग्स लिखा, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे ना दो तरह की डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन तो एक ही है लेकिन दो तरह के हिस्सों में डिवाइड किया। एक डॉक्यूमेंटेशन ये जिसपे मैं क्या करता हूँ, एजेंट में कुछ स्निपेट्स आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, एजेंट के बारे में बता दूँ, एक ये होता है। अगर मैं नीचे आऊँ एपीआई रेफरेंस के अंदर क्या चीज आ गई, एजेंट। जब आप इस पे जाते हो तो आपको इसके अंदर का कोड भी नजर आएगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हो रही है वो सारी चीजें नजर आएंगी। एजेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया गया। तो ये सारी चीजें सिर्फ 30 चीजें
और एक नई चीज भी आ गई है, ये पहले मैंने भी देखा था रहता है, तो ये तो कोई अपडेट नहीं होगा, लेकिन ये अभी नई चीज आई है जी। हाँ, इसमें मॉडल सेटिंग कुछ मुझे काम करेंगे, हैंड ऑफ आइटम, ये रहा मॉडल सेटिंग्स, ये जगह आपको फंक्शन स्कीमा, मॉडल इंटरफेस, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और सेटिंग देखनी है, वो क्या थी? टूल यूज बिहेवियर। ये सारे हम चाह रहे हैं, अच्छा मॉडल सेटिंग्स के बारे में पढ़िए, तो कितना पड़ता है? कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ टूल कॉल लाजमी तो यहाँ से होगा, टूल चॉइस करने से। मैं चाह रहा हूँ टूल कॉल बिल्कुल भी ना हो तो यहाँ से होगा। मैं चाह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक टूल कॉल हो लाजमी, यहाँ से होगा, टूल चॉइस नहीं कर सकते। मॉडल सेटिंग से टूल चॉइस पर डिपेंड नहीं करता, और भी चीजें जो मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन में बता दी, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ये आगे चल के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी यूज होगा, जैसे मैंने बताया था अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है। अच्छा, क्या था? टूल यूज बिहेवियर। यूज बिहेवियर, ये क्या चीज है? इस पर माउस लेके जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये चले, इसको कॉपी करता हूं मैं। ये आपको कहां से मिलता? ये आपको ऑनलाइन जो हमने क्लास ली वहां से मिलता था, और आपको एजेंट के अंदर से भी मिल जाता है। जब आप एजेंट को एक्सप्लोर करके एजेंट की क्लास को एजेंट की क्लास एजेंट की क्लास में यहाँ सर्च कर लेते हैं एजेंट, ये क्या है? नहीं, ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन एजेंट की क्लास के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको ये टूल बिहेवियर देगा, सही है? एजेंट की क्लास ये है, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है टू यूज बिहेवियर। अब अगर आप देखो, अगर आप चीजें पेंडिंग में डालते रहोगे ना, इतनी सारी चीजें, ये सिर्फ राइट साइड पे है, एमसीबी को हटा दें, उसके अलावा देखिए कितनी सारी चीजें पेंडिंग पे डालते रहेंगे, आपकी 2 दिन में नहीं होगी तैयार। अच्छा जी, टू यूज बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीजें आप पास कर सकते हैं? रन एलएलएम अगेन, स्टॉप ऑन फर्स्ट टू, ये 2 चीजें पास कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और चीजें हैं वो भी हम पास कर सकते हैं। डिफॉल्ट कौन सा है? रन एलएलएम अगेन। डिफॉल्ट हमारे पास कहां से पता चलता है? रन एलएलएम अगेन, ये लिखा है यहाँ बताया गया कि डिफॉल्ट कौन सा रखो, रन एलएलएम अगेन। इसका मतलब ये है जब भी हमारा एलएलएम टूल कॉल करेगा, जो भी टूल का आंसर है वो एलएलएम के पास वापस जाएगा और एलएलएम में जमा। तो इसका मतलब ये है रन एलएलएम अगेन का मतलब ये है, मैं चाह रहा हूं हमारा एलएलएम टूल कॉल कर पाए और टूल जो है वो आंसर देते फाइल आउटपुट करे। ऐसा ना हो कि टूल जो है वो एलएलएम को वापस से फिर एलएलएम को नहीं, टूल ही फाइनल आउटपुट देता है। इससे हमें फायदा क्या होगा? हमारे डॉक्टर को रन एलएलएम स्टॉप ऑन फर्स्ट, जो भी फर्स्ट टूल होगा उस पर बैगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछिए तो उसको, अगर दोनों से इंफॉर्मेशन पूछिए जो भी पहले टूल कॉल होगा उसके बाद उसको सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट में स्टॉप होता है, स्टॉप ऑन फर्स्ट। उसके अलावा अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए और एक ऑप्शन स्टॉप एट टूल्स, इस पे जाऊंगा तो ये एक अलग क्लास है, इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं। टूल्स टू फाइनल आउटपुट फंक्शन, ये भी एक और क्लास है, इसके अंदर और भी तरीके होते हैं। खैर हम सिंपल तरीका देखते हैं। टूल यूज बिहेवियर के अंदर हमारे पास आ गया स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, यही पास करना। हाँ, तो अब हमारे केस में क्या होगा? अच्छा, मॉडल
कर दिए। कोड आपके पास लिखा हुआ है, स्निपेट आ गया क्विज में, आपने जवाब दे दिया इसका आंसर क्या है। तो पहले ये देख लें एजेंट, फिर रनर ये लिखा हुआ है, क्या आंसर आया? सिर्फ फर्स्ट टूल कौन होगा? कौन सा टूल यूज होगा? फर्स्ट वेदर वाला टूल यूज होगा या कोई सा भी आप ऐसा कोई सा भी यूज होगा है। अच्छा, और हमने पढ़ा नहीं। सिर्फ फर्स्ट टूल कौन होगा और वही आंसर आएगा, उसके अलावा एलएलएम आंसर नहीं देगा। फर्स्ट टूल कॉल होगा और जो भी टूल आंसर देगा रिटर्न करेगा वो आंसर होगा। ठीक है, चला ले जब टूल कॉल हुआ क्यों? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉम्प्ट में हमने कुछ ऐसी बात लिखी नहीं है जिससे वो टूल कॉल करे। पर वो देखा नहीं। स्निपेट ऐसे ही नहीं होंगे, आप देखोगे यार ये तो आसान सा है, एक छोटा सा इनपुट जिसको आपने लाइट ले लिया जिसकी वजह से आपका एक सवाल गलत होता है। तो ऐसे सवाल होंगे, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होंगे लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं सर आप कि बनाओ। आप छोटी सी चीज को मिस कर दोगे, आप पूरा कोड पढ़ेंगे लगा आसान रहा था कि यार इसका जवाब तो ये होगा, फुल कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक छोटी सी चीज आपने मिस कर दी तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए सवाल को हमने क्विज में जब भी पढ़े तो इत्मीनान से, जैसे सर कासिम ने बताया कि पूरा टाइम यूटिलाइज करना। मैं जब भी क्विज देता हूँ ना, ऐसे नहीं करता कि पहले 40 मिनट में खाली, मैं पूरा आराम से 2 घंटा बैठ के पूरा क्विज आराम से देके फारिग होगी। जब टाइम आएगा मैं यूटिलाइज कर सकूँ ताकि जो इत्मीनान से आपको सबमिट करना, चाहे आपको लग रहा हो कि भाई सही होगा लेकिन फिर भी मेक श्योर करना है। तो इस तरह से आपका जो है टूल कॉल इस केस में नहीं हुआ, क्योंकि हमने कुछ फोर्स ही नहीं किया है, बोला ही नहीं है कि टूल कॉल कर। हम यहाँ पर वेदर से रिलेटेड सवाल करते हैं, व्हाट इज द वेदर इन लाहौर। चलाते हैं, एरर आ गया। अच्छा एरर क्या है, पढ़ लेते हैं भाई। इनवैलिड टू यूज बीजेपी, मतलब इनवैलिड टू यूज बिहेवियर, एजेंट के अंदर हमने इनवैलिड टू यूज बिहेवियर पास किया। अच्छा ओ ये काम किया, इसको वापस ले आता है। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, सही है टूल यूज बिहेवियर। तो ये भी आपने देख लिया, अगर टूल यूज बिहेवियर आप गलत डालोगे तो कौन सा एरर आएगा, यूजर एरर आएगा। अब हमारा टूल कॉल हुआ और टूल कॉल होने की सूरत में क्या हुआ, ये किसने जवाब दिया, द वेदर इन लाहौर इज 22 डिग्रीज मैट्रिक्स। ऊपर आता है टूल कॉल को चेक कर लेना। यूनिट है हमारे पास सी आना चाहिए। दूसरा सवाल करते हैं स्टूडेंट का, या दोनों सवाल करते हैं, व्हाट इज द वेदर इन लाहौर। दूसरा सवाल क्या था, फाइंड द डिटेल्स of a student with the roll number 3। ओके, दो सवाल आपने करे इससे, व्हाट इज द वेदर इन लाहौर, फाइंड
the details of the student with the roll number 3. चला के देखते हैं। कैट मेथड टूल कॉल हुआ है, स्टूडेंट फाइंडर टूल कॉल भी हुआ है, और आंसर कहाँ से आ रहा है? The weather in Lahore is 22 degrees metric. तो पहले टूल का जो भी आंसर है इसमें उसी को चलना है, दूसरे वाले को नहीं चलना है। काम करते हैं, इसका सवाल को उल्टा करते हैं। पहले हम ये रोल नंबर वाला सवाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या आंसर आता है। What is the weather in Lahore? 2 सवाल हमने करे, दोनों टूल कॉल होने चाहिए। चलाते हैं इसे। क्या आंसर आया? टूल कॉल करें इसमें, लेकिन जो भी हमारा सेकंड वाला टूल था उसमें स्टॉप कर दिया, जिसका मतलब ये है कि इसमें पूछा जा सकता है क्या टूल कॉल होंगे या नहीं होंगे। तो टूल कॉल हम देख रहे हैं, दोनों टूल कॉल तो हो रहे हैं अगर प्रॉम्प्ट के अंदर हमने ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा, लेकिन आंसर सिर्फ फर्स्ट वाले का आएगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो आंसर कामयाब आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 5 डालूं तो हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन नॉट फाउंड रिटर्न कर रहा था वो नॉट फाउंड आ गया। तो टूल यूज बिहेवियर से भी आप लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं है, और भी चीजें हैं कि आप जो है टूल यूज का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। वो कैसे पता चलेगा? देखिए स्टॉप एट टूल्स, अब ये और क्लास आ गई, इस पर आप क्लिक करोगे तो और डिटेल्स आ जाएंगी कि भाई ये क्या काम कर रहा है, कौन से टूल पे स्टॉप करना है आप बता सकते हो। उसके नेम्स पास कर सकते हो, मल्टीपल एमसीपी आ गया, और भी कॉन्फ़िगरेशन आप पास कर सकते हो। तो इस तरह से एक एक करके आपने चीजों को एक्सप्लोर करना है, आपको चला चला के देखना है। इसी तरह से तो इसकी प्रैक्टिस होगी, और कोशिश करनी है चलाने से पहले खुद गैस करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है। इससे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत हो जाएगी, आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है और किस तरह का एरर आ गया जो कि आप नोट कर सकते हैं। जी सर। जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ runner.run के अंदर जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे प्रेसिंग का है या फिर हमारे पास स्पैन और जो भी उसका प्रेसिंग कहते हैं, हुक का मौजूद है। आपने तमाम पैरामीटर यूज़ करके देखना है कि रिजल्ट क्या है। runner.run के अंदर मैक्स टर्न्स मौजूद है, उसको मुख्तलिफ वैल्यूज चेंज करके देखिए क्या इफेक्ट टूल्स इस्तेमाल किए, दो टूल्स कॉल करने तो मैक्स टर्न्स का इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या कर सकते हैं। तो अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का क्विज अगर बनाने में लगा हुआ था तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी टीम बना लेगी। 52-55 हमारे पास एमसीक्यूज बन गए। तो अभी आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी इससे रेलेवेंट एक या दो क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। अच्छी तरह से आप लोग उसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा। runner.run के फंक्शन कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर देंगे VS कोड के ऊपर या फिर कर्सर के ऊपर, तो उसके साथ ठीक है। अदरवाइज runner.run की आप डायरेक्टली सर्च करेंगे, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से सर्च करेंगे तो वो आप प्लीज आपका ऑनलाइन या फिजिकल होगा, आवाज नहीं निकलेगी ना, मोबाइल पे नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ अपना डेटा आप लोग साथ लाइएगा, तो सारी चीज़ों की जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बस यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड कीज हम डालें तो
तो यही आपका